So dear students, welcome all of you again in this lecture room. As you already know that we have discussed structure of DNA in detail, and today's topic which we are going to discuss that is called as DNA replication. जो आज हमारा टॉपिक ज़ेर मौजू रहेगा, तो DNA replication से पहले मैं बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा ये सेल डिवीजन जब होता है, हम लोग सेल डिवीजन माइटोसिस जब होती है सेल में, तो माइटोसिस में हम कहते हैं कि ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड दो डॉटर सेल में होती है. सो दिस कॉल्ड एज पेरेंट सेल, दीज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. सो मान लो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 8 है पेरेंट सेल में, और जब दो डॉटर सेल बनते हैं उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 8 होता है. तो यहाँ एक पेरेंट सेल थी, दो डॉटर सेल्स बने, इसमें 8 क्रोमोसोम नंबर है, इसमें भी 8 आ गया, इसमें भी 8 क्रोमोसोम नंबर आ गया. तो यहाँ पे अगर एक सेल है, एक सेल में 8 है, तो दो बने, तो इसमें भी 8, इसमें भी 8. सो इट मीन्स दैट जो ही सेल डिवीजन होगा या एक सेल डिवाइड होगी, तो इसमें डिवीजन से पहले जो इसमें न्यूक्लियस में कंटेंट होता है, मान लो ये इसमें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम या इसमें डीएनए होता है, ये सेल जो है सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है. तो जब सेल डिवाइड होने जाएगी या इसमें सेल डिवीजन शुरू होगा, तो डिवीजन से पहले ही फर्स्ट दिस कंटेंट में मे बी द क्रोमोसोम नंबर और इट मे बी द डीएनए कंटेंट, इट शुड गेट डबल्ड. And before cell division, before a cell undergoes a division, so the content in DNA, either in nucleus, it may be chromosome, it may be DNA. So ये डबल होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने देख लिया क्रोमोसोम नंबर 8 है पेरेंट में, तो डॉटर में भी 8 आ गया. तो इसका मतलब है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डिवीजन होने से पहले डबल हो गया है. So this is called as duplication. This is called as duplication. So यानी क्रोमोसोम नंबर इट शुड गेट डबल, कंटेंट ऑफ डीएनए इट शुड गेट डबल. जो कंटेंट ऑफ डीएनए है, मान लो इसमें डीएनए जो है, ये कंटेंट डीएनए का ये भी डबल होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन और इन अदर सेंस दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. क्योंकि ये डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए, तो ये यहाँ पे दो डीएनए देगा. सो इट मीन्स दैट डीएनए गेट्स डबल. सो बिफोर सेल डिवीजन the content in DNA in the form of chromosome or in the form of DNA, it should get doubled. So this duplication of DNA or replication of DNA is also called as DNA replication, which we are going to discuss. And the content gets doubled, the DNA gets doubled, so this process is called as DNA replication. So this is our topic, today's topic our mawzu है हमारा DNA replication. तो पहले हम डिफाइन करेंगे ये रेप्लिकेशन होती क्या है. कभी कभी एग्जाम में होता है डिफाइन रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन जो है इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है और इट्स अ प्रोसेस which results the duplication of DNA. That is a DNA produces its own replica. It is own replica. So this process is called as DNA replication. यानी वो प्रोसेस जिसमें एक DNA है, इसका डबलिंग होती है, कंटेंट में डबल होता है. सो या ये DNA जो है ये अपना रेप्लिका बनाता है, अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज DNA replication. तो ये DNA replication कैसी होती है या किस तरह होती है या इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. तो पहले बताएंगे जो DNA replication है, इट वाज गिवन बाय, या फर्स्ट में ये कहूँ, ये पहले कहा या इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. क्या यहाँ पे मैं लिखूँ टाइप्स ऑफ DNA replication. So it may be of 3 types. One is called as DNA dispersive replication. So one is called as dispersive replication.
Second is called as conservative replication. Conservative replication. Third is called as semi-conservative. That is called as semi-conservative replication. So these are three types of or three ways by which a DNA undergoes replication or duplication. The first is called as this dispersal. इसमें DNA जो होता है, it gets break into fragments. इसके fragments बनते हैं. So these fragments then get again joined with the help of enzyme ligase. So it forms again DNA. But this was not accepted. So second is called as conservative. तो conservative में क्या होता है? Suppose this is double stranded DNA. तो जब ये DNA रेप्लिकेट होता है तो ये जो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं these are called as parent strands. तो जब नए स्ट्रैंड्स बनते हैं तो उनको कहा जाता है न्यू स्ट्रैंड्स या पैरेंट स्ट्रैंड्स या उनको हम ओल्ड स्ट्रैंड्स भी कहेंगे. तो जब नए स्ट्रैंड्स बनेंगे उनको हम न्यू स्ट्रैंड्स भी कहेंगे. सो दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड या पैरेंट स्ट्रैंड. सो दिस में भी न्यू स्ट्रैंड. तो जब ये दो डीएनए बनते हैं, सपोज 2 डीएनए यहाँ बनते हैं, तो इन 2 डीएनए में क्या होगा? तो एक डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स ओल्ड होंगे, यानी बोथ स्ट्रैंड्स आर ओल्ड, एंड अनदर डीएनए बोथ स्ट्रैंड्स आर न्यू. जो एक डीएनए यहाँ पे बन गया, इसमें दोनों स्ट्रैंड्स ये पैरेंटल है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेशन है यहाँ पे. सो इसमें दोनों के दोनों नए आ गए हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज conservative mode of replication. Here it is 100% conservation. But though this was not accepted, finally is called as semi-conservative. तो semi-conservative में क्या होता है? So this is DNA, double stranded DNA. It's called as parent DNA or parent strands are these. Yeah, this will be called as old strands also. तो जब ये दोनों strands नए strands बनाएंगे या दो DNA यहाँ पे बनेंगे, तो एक DNA में one strand will be old, another strand will be new. Similarly, in this DNA, one will be a new strand, another will be old strand. So, दो DNA यहाँ पे बन गए, तो एक DNA में जो 2 strands है, इनमें एक parental strand है या old strand है और एक नया strand है. So here half conservation is there. So that is why it is called as a semi-conservative mode of replication. So this was accepted. So आज हम यही पढ़ेंगे semi-conservative mode of replication. तो ये बाद में माना गया, एक्सेप्ट किया गया, जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, सो इट रेप्लिकेट्स बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सो मैंने बता दिया, इट इज दैट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इन विच द न्यू डीएनए स्ट्रैंड और इन विच न्यू double stranded DNA is formed. So one DNA, in one DNA, one strand is old one, another strand is new one. So this is called as semi-conservative mode of replication. This type of this model was given by 2 scientists, Watson and Crick. Watson and Crick in 1953. जो ये semi-conservative replication आप ये लिखेंगे, this was proposed by 2 scientists. One is called as Watson, other Crick in 1954. But their proof was given by Masterson and Satter. Their experimental proof was given by Masterson and Stahl. These 2 scientists, they proved it experimentally that DNA replicates in semi-conservative mode of replication. कभी-कभी ये क्वेश्चन आता है, who proposed semi-conservative mode of replication? या who gave experimental proof of this semi-conservative mode of replication? उस वक्त बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, उनको मतलब यहाँ पे प्रपोज होता है, प्रपोज के बदले वो यहाँ पे लिखना था वाटसन एंड क्रिक, वो लिखते हैं मैस्टरसन एंड सैटर. या प्रूफ के बदले, क्योंकि उसमें वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो ये यहाँ ख्याल रखना प्रपोज्ड मॉडल पास होगा. वी कैन से द semi-conservative मॉडल इट वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, मगर इनका जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये मैस्टरसन एंड स्टाल
उन्होंने दे दिया है. So this was discovered who proposed this model and who give experimental proof. तो ना पहले हम ये कहेंगे इसमें होता क्या है. तो अगर आप देखेंगे ये डीएनए जो बनता है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स में एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमराइजेशन कौन सी प्रोसेस है. इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन, थाइमिन, यही पॉलीमराइज होते हैं. तो ये एक स्ट्रैंड बनाते हैं, फिर दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं. जब एक स्ट्रैंड बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे. तो ये दूसरा स्ट्रैंड भी बनता है. फिर ये दो स्ट्रैंड्स जो है हियर दे कंबाइन विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स. दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो दिस गेट्स डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे पॉलीमर एक्टिविटी क्या होती है, पॉलीमराइजेशन. सो यू मे नोट इट डाउन दैट एक्चुअली ये डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है. उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं. यानी डीएनए से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. यानी इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और वी कैन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. वो इन न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमराइजेशन होती है. ये सब कुछ मटीरियल जो होता है इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. तो इनको सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है. तो दे नीड सम डायरेक्शन. सो टू पॉलीमराइज या पॉलीमराइजेशन करने के लिए उनको कुछ डायरेक्शंस होती है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. तो यहाँ पे हम कहेंगे रिक्वायरमेंट्स. जब ये डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए रेप्लिकेशन होने में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे वी नीड नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. फर्स्ट वी नीड न्यूक्लियोटाइड्स. फर्स्ट वी नीड न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट इज दैट वी नीड न्यूक्लियोटाइड्स. सेकंड थिंग वी नीड एंजाइम्स. We need a number of enzymes for this process. तो एंजाइम्स जो होते हैं तो पहला इसमें मेन एंजाइम आता है. मेन एंजाइम. सो मेन एंजाइम यहाँ पे उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट या डीएनए शॉर्ट में लिखेंगे हम डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज हम लिखेंगे या उसको ये भी कहते हैं कि डीएनए से it is also called as DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase. In short में आप लिखेंगे DNA polymerase. This is the main enzyme that's called as DNA polymerase, or you may write down DNA dependent DNA polymerase. तो जो DNA dependent ये कौन सा प्रोसेस में करता है. This causes polymerization of and it results polymerization of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स मैंने पहले ही बता दिया ये प्रोसेस इसमें पॉलीमराइजेशन होती है. तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इट रिजल्ट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो दिस फर्स्ट एंजाइम. उसके बाद दूसरे एंजाइम इसमें आते हैं एसबी प्रोटीन्स. एसबी प्रोटीन्स या वी कैन राइट डाउन इनिशिएशन प्रोटीन्स. Initiation proteins. So this is second thing we need for this. तो उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम में हम सबसे जरूरत है दैट इज कॉल्ड एज एक मैंने डीएनए पॉलीमरेज बताया. उसके बाद इनिशिएशन प्रोटीन्स. तो उसके बाद और एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज हेलिकेसेस. हेलिकेसेस. तो हेलिकेसेस के बाद अनदर टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज टॉपोआइसोमेरेसिस. Topoisomerase, another type of enzyme. तो उसके बाद next is here that is called as ligases. Ligases, another type of enzyme. उसके बाद आता है कभी कभी इनकी भी जरूरत पड़ती है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आरएनए प्राइमेस. आरएनए प्राइमेस. तो उसके बाद और एक एंजाइम आता है वो टाइप का एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियेसिस.
that is called as nucleases. So these are, क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड क्वेश्चन में, what are the enzymes or what are the substances which are needed during or what are the requirements for DNA replication. So पहले मैंने बता दिया, first we need nucleotides, उसके बाद DNA polymerase और DNA dependent polymerase, उसके बाद insertion proteins आते हैं, helicases आते हैं, topoisomerases, ligases, RNA primases और यहाँ पे nucleases. So these are various types of enzymes which we need during this process. तो अब हम these are the requirements. अब हम यहाँ लिखेंगे mechanism या steps. अब हम लिखेंगे यहाँ पे steps. Steps are हालांकि और एक बात मैं स्टेप से पहले और एक बात बताऊंगा. ये रेप्लिकेशन जो है it is fast process. It is fast process. बड़ी तेजी के साथ होता है. अगर हम देखेंगे ई कॉलाई में देयर आर 4.6 into 10 raised power 6 बेस पेयर्स. या अगर इसको कंपेयर करेंगे ह्यूमन डिप्लॉयड के साथ, so that contains in human diploid cells that contains 6.6 into 10 raised power 9 बेस पेयर्स. तो इतने बेस पेयर को हमने इनकी पॉलीमराइजेशन करनी है. अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे तो ई कोलाई में देयर आर 4.6 into 10 raised power 6 बेस पेयर्स. सो इतने बेस पेयर से उनको हमने पॉलीमराइज करना है या पॉलीमराइजेशन शुड टेक प्लेस. सो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, सो दिस एंजाइम carries this process in a fast rate. So as far as this E. coli, this replication completes in 38 minutes. And a replication of DNA in E. coli takes 38 minutes. तो 38 मिनट्स में हमने पॉलीमराइजेशन ऑफ 4.6 into 10 power 6 बेस पेयर्स का करना है. तो अगर हम 1 सेकंड का ले लेंगे, 1 सेकंड में 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये हमने पॉलीमराइजेशन करनी है 2000 बेस पेयर्स. तो इसका मतलब है 1 सेकंड में पॉलीमराइजेशन जो होगी 2000 बेस पेयर्स, यानी 2000 बेस पेयर्स विल गेट पॉलीमराइज्ड within 1 second. So it shows that this process is very fast, and this DNA polymerase shows fast reaction or fast this process in a fast way, I can say. So इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे steps क्या है इसमें. So what are the steps which take place during this process? तो first step जो है that is called as recognition of insertion point. Recognition of insertion point. So this is first point which carries which goes on in this DNA this replication, that is called as recognition of insertion point. मान लो this is double stranded DNA here. ये यहाँ पे मैं लगाऊंगा, this is here double strand DNA. So these are hydrogen bonds between nitrogen bases. So this is strand number 1, this is strand number 2. This is double strand, it is double strand DNA. तो इसके बाद ये देखना है हमें इस डीएनए स्ट्रैंड पे कौन सा पॉइंट है जहां से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो और इनिशिएट हो. यानी फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द पॉइंट ऑन डीएनए ऑन विच दिस रेप्लिकेशन स्टार्ट, यानी कि रेप्लिकेशन जो होगी स्टार्ट किस पॉइंट पे होगी, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन पॉइंट. सो हमने रिकॉग्नाइज करना है. सो रिकॉग्नाइज करने के लिए वी नीड स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स, दोज आर कॉल्ड एज initiation proteins or initiation factors you may write down,
आर इनिशिएशन प्रोटीन्स। तो ये इनिशिएशन प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हमने यहाँ इस पॉइंट पे ये रेप्लिकेशन होगी, तो ये इनिशिएशन फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे और कंबाइन होंगे दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। सो दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट और हाउ और एट व्हाट पॉइंट द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। सो फॉर दैट वी नीड इनिशिएशन प्रोटीन, दिस इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो उसके बाद जो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए उसको हमने अनवाइंड करना है, अनवाइंड। तो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, these are हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एक तो हमने इनको अनवाइंड करना है और उसके बाद कट भी करना है, ताकि ये डबल स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड है तो ये सेपरेट होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो अनवाइंडिंग जो है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया हालांकि मेन एंजाइम हमें क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज से खुद का खुद रेप्लिकेशन नहीं करेगा, सो इट नीड्स ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इट नीड्स ए नंबर ऑफ सबस्टेंसेस व्हिच हेल्प इट टू कैरी दिस प्रोसेस। अब ये इसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज का काम है पॉलीमराइजेशन करना है, लेकिन पॉलीमराइजेशन ये अकेला नहीं कर सकता है, सो इट विल नॉट स्टार्ट और इट विल नॉट इनिशिएट दिस प्रोसेस। सो फॉर दैट वी नीड दीस फैक्टर्स। सो सेकंड टाइप इज दैट इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो उसके बाद हमने अनवाइंड करना है, तो अनवाइंड करने के लिए हमने और एंजाइम्स लेने हैं। सो वी नीड हेलिकेसेस। सो हेलिकेसेस आर द एंजाइम्स, हेलिकेसेस आर द एंजाइम्स व्हिच कॉज अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये आप नोट करते जाओ, हेलिकेसेस कॉज अनवाइंडिंग ऑफ दिस डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो जब ये अनवाइंड करेंगे, मान लो यहाँ पे इनिशिएशन होगी तो अब ये यहाँ पे अनवाइंड होगा। जब ये अनवाइंड होगा तो अगर हम ये इसको फिर से वापस करेंगे तो हियर विल बी जिपर लाइक फैशन, जिपर लाइक यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा। अगर हम इसको अनवाइंड करेंगे, अनवाइंड करने के बाद वापस फिर से खुला छोड़ेंगे तो यहाँ पे जिपर फैशन होगा। मिसाल के तौर पर हम एक रोप ले लेंगे, यहाँ पे रोप, तो रोप आप देखते हैं ऐसा मतलब तीरेपन की होती है। अगर हम इस रोप को एक साइड से भी यहाँ पर इस साइड से मैं पकड़ूं और उस साइड से दूसरे हाथ से पकड़ूं, फिर उनको खींच लूँ, तो खींचने के बाद अगर फिर से वापस में इनको छोड़ूं तो यहाँ पे वो टेंशन क्रिएट होगा, तो यहाँ बबल्स बनेंगे, यहाँ पे बबल्स बनेंगे। तो सेम इज द केस हियर। तो ये बबल्स, ये जिपिंग फैशन, इसका जिपर फैशन। सो ये जिपर फैशन या ये बबल्स हमने रिमूव करने हैं। सो रिमूव करने के लिए हमने इनको कट करना है, डबल स्ट्रैंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनको कट करना है। सो कट करने के लिए हमने अनदर एंजाइम लेने हैं, दे आर कॉल्ड एज टॉपोआइसोमेरेसिस। टॉपोआइसोमेरेसिस पहले हेलिकेसेस को अनवाइंड करेंगे, तो अनवाइंड करने के बाद टॉपोआइसोमेरेसिस जो है ये उसको कट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डीएनए जो इट विल गेट सेपरेटेड, हियर डीएनए विल गेट सेपरेटेड। तो यहाँ पे मान लो ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पे अब आ गया दूसरा एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज हेलिकेसेस, उसके बाद आ गया टॉपोआइसोमेरेसिस, दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन प्रोटीन आईपी, दिस इज कॉल्ड एज हेलिकेसेस एचआर। तो यहाँ पे आ गया अनदर दैट इज कॉल्ड एज टॉपोआइसोमेरेसिस टीआर, टॉपोआइसोमेरेसिस। तो यहाँ पे ये सेपरेट होगा और कट भी होगा जस्ट लाइक दिस। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे कट होगा इस जस्ट लाइक दिस। तो इसकी शेप जो है दैट इज जस्ट लाइक वाई शेप। सो दिस विल बी कॉल्ड एज वाई शेप्ड replication fork. This is called as Y-shaped replication fork. तो ये Y-shaped replication fork बना क्योंकि उसकी ये ऐसे मतलब पहले तो अनवाइंड हमने किया, अनवाइंड करने के बाद इसको कट किया, कट करने के बाद ये दो स्ट्रैंड सेपरेट ऐसे हो गए। तो जब ये ऐसे हो गए तो ये Y-shaped स्ट्रक्चर बनता है। So this is called as Y-shaped replication fork. So this is second point is called as unwinding of double stranded DNA.
तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने एक्टिवेट करना है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो हमने एक्टिवेट करना है। तो ये एक्टिवेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनको हमने एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है। लेकिन आप तो देखते हैं यहाँ पे ये डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे जीटीपी, यहाँ 3 फास्फेट ग्रुप इसमें है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे एक फास्फेट, इसका डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक तो दिस एक्ट एज सबस्ट्रेट, क्योंकि हमने इन्हीं की पॉलीमराइजेशन करनी है, यहाँ एडेनिन, गानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यही पॉलीमराइज होंगे यहाँ पे, तो नए न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ये नया सेगमेंट बनाएंगे। तो ये दे विल कैरी 2 फंक्शंस, द डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, आप लिख लो यहाँ पे डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो मैंने कहा इसमें 3 फास्फेट है यहाँ पे, तो ये फास्फेट बॉन्ड्स का एनर्जी रिच बॉन्ड, एक तो फंक्शन इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट, यानी इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट, नंबर 1, यानी इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट, क्योंकि इसकी यही यहाँ उन्हीं की पॉलीमराइजेशन होगी, तो एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज, इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट, चाहे एडेनिन हो, गानिन हो, साइटोसिन या थाइमिन हो, they will act as on one hand substrate. Number 2, there are these 3 phosphate bonds, so these are called as energy rich bonds. They will also supply energy, and because ये जो यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होगी, तो पॉलीमराइजेशन नीड्स sufficient energy, or it needs sufficient, or we can say sufficient या more energy, it needs more energy। आप यहाँ पे लिख लो, the polymerization of nucleotides, the polymerization of nucleotides need sufficient energy, and a polymerization of nucleotides needs sufficient energy, so that energy will be provided from these phosphate bond or energy rich bonds। तो इसलिए मैंने कहा it will function in 2 ways। On one way, it acts on one hand, it acts as substrate, so it gets polymerized to form a new strand. On the another hand, it also supplies energy. So both, that is why I told you its function is in 2 ways. One, it acts as substrate. Secondly, it provides also energy. क्योंकि polymerization जो होगी, इसमें energy दरकार होगी, so that is called as activation of nucleotides। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद next point is called as synthesis of new strand। next point या polymerization भी लिख सकते हैं, polymerization of nucleotides या synthesis, or we may write down synthesis of new strand। यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये तो डीएनए, यहाँ पे इनिशिएशन प्रोटीन्स के बाद हेलिकेस, उसके बाद टॉप आइसोमेरेसिस, आईपी इनिशिएशन प्रोटीन्स, एच एट हेलिकेसिस, तो यहाँ पे टीआई टॉप आइसोमेरेसिस। यहाँ पे मैं बनाऊँ, यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सेपरेट हो गया डीएनए, तो यहाँ पे एक तो जिसका इनिशिएशन प्रोटीन्स, उसके बाद आएगा हेलिकेसिस HL, उसके बाद आएंगे यहाँ पे जिसका स्टॉप आइसोमेरेसिस। सो उसके बाद जो सिंथेसिस या पॉलीमराइजेशन होगी, तो पॉलीमराइजेशन के लिए यहाँ पे हमें एंजाइम आएगा, दैट्स कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे लिखूंगा ना, इसको हाईलाइट भी करूँ, दिस कॉल्ड एज डीएनए, ये विलियम अलग जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, सो दिस कॉल्ड एज DNA polymerase, or short I can say
write down DNA PLY, DNA polymerase. So polymerization of nucleotides or synthesis of new strand, it needs DNA dependent, DNA polymerase, सो अब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगी या सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, लेकिन ये जो सिंथेसिस होगी न्यू स्ट्रैंड की, इट ऑलवेज सिंथेसाइजेस इन, ये आप याद रखो, इन 3' to 5' to 3' डायरेक्शन, यानी आप लिखो सिंथेसिस ऑफ, यहाँ पे लिखो आप सिंथेसिस ऑफ, आप लिखो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ new strand starts only in या goes only in 5' to 3' direction. ये तो यहाँ पे this will be 5', here it will be 3', यहाँ पे 3', this will be 5', यहाँ भी सेम बनाऊंगा मैं इस अंदाज से, 5' यहाँ पे 3', तो 3' यहाँ पे 5'. तो जो DNA सिंथेसिस होगी, न्यू स्ट्रैंड जब बनेगा फ्रॉम 3' to 5', जब ये DNA का सिंथेसिस, यहाँ DNA स्ट्रैंड जब सिंथेसिस होगा यहाँ पे, या न्यू स्ट्रैंड जब बनेगा, तो दैट विल बी ओनली फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन. इसलिए मैंने यहाँ लिखा सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड starts or goes only in 5' 3' डायरेक्शन. यानी जब स्टार्ट होगी DNA स्ट्रैंड बनने की, जब स्टार्ट होगी, तो इट इज डायरेक्शन विल बी ओनली फ्रॉम 5' to 3'. ये ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, तो इट विल क्रिएट्स प्रॉब्लम, यहाँ तो प्रॉब्लम होगी. तो यहाँ पे इसको ओवरकम करने के लिए ये DNA जब स्ट्रैंड्स बनेगा, दे विल बी ऑफ 2 types. Here the strands will synthesize in two ways. दो तरीके की तरह से यहाँ बनेंगे. वन स्ट्रैंड जो बनेगा, तो यहाँ पे बनाऊंगा मैं, इसको हाईलाइट भी करूंगा इससे. सो यहाँ पे तो है 5' 3' स्टार्ट करेगा, बट हियर इट विल बी वन स्ट्रैंड विल बी, दिस विल बी 3' to 5'. ये आप यहाँ पे कंफ्यूज आप नहीं होने चाहिए. स्टार्ट फ्रॉम 3' to 5'. यहाँ पे पोलरिटी एंटीपोलर पोलर होंगे यहीं पर, तो ये 3' to 5' डायरेक्शन में आएगा. सो ये स्ट्रैंड जो बनेगा, मैंने वन स्ट्रैंड सिंथेसाइज इन 3' to 5'. So that will be called as continuous strand. यानी एक स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में, जब यहाँ से 5' 3' डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड बनेगा, तो यहाँ पे पहला स्ट्रैंड जो आएगा 3' to 5' डायरेक्शन में. सो दैट विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड. ये आप याद रखिएगा. यानी जो स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में बनेगा, तो वो कंटिन्यूअस होगा, कोई ब्रेक नहीं होगी, कोई गैप नहीं होगी. दैट विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग. यहाँ पे ये स्ट्रैंड जो बना, दिस स्ट्रैंड, तो इसकी डायरेक्शन है दैट इज 3' to 5'. तो दिस विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड. दिस वन, इसको यहाँ मेरे को स्ट्रैंड नंबर फर्स्ट. तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा, वो फ्रैगमेंट्स में बनेगा. दूसरा स्ट्रैंड यानी सेकंड स्ट्रैंड will be in fragments. यहाँ पे मैं लिखूंगा second strand will be in fragments. तो यहाँ पे fragments बनेंगे, but that will be direction will be 5' to 3'. Here this direction will be, यहाँ पे शुरू होगा, मान लो यहाँ पे शुरू होगा ये 5' to 3' डायरेक्शन. तो ये दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पे फ्रैगमेंट्स होंगे, तो इनमें गैप होगी. सो योर फ्रैगमेंट्स यहाँ बने, दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज,
यहाँ पे लिखूँ, these are called as Okazaki fragments. These are called as Okazaki fragments. ये यहाँ पे DNA strand जो बना, यहाँ पे second strand, this is not continuous. There are gaps, so it forms in fragments. The fragments are called as Okazaki fragments. So this strand will be called as discontinuous, क्योंकि ये continuous नहीं है, gaps है बीच में. So this will be called as discontinuous strand, या हम उसको lagging strand भी कहेंगे. This will be also called as lagging strand. ये आप पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे. या one strand is continuous, that is called as leading strand. यहाँ पे ये वाला second strand is discontinuous, or that is called as lagging strand also. So that will be from 5' to 3' direction. ये आप याद रखिए this point. So ये यहाँ पर बन गए, अब स्ट्रैंड बन गए. तो अब क्या नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसका लैगिंग स्ट्रैंड. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 strands are formed, 1 strand will be continuous from 3' to 5' direction, that is called as leading strand. Second, it will be in the form of fragments. Fragments are called as Okazaki fragments, that will be discontinuous because gaps are there, or that will be called as lagging strand. अब तो ये gaps भी हमने फिल करने हैं यहाँ पे. ये जो gaps इस स्ट्रैंड को भी हमने कंटिन्यूअस करना है. अब ये तो gaps हमने फिल करने हैं. So next is filling up gaps. तो gaps fill करने के लिए we need enzyme that is called as ligases. तो ligases यहाँ पे आएंगे, ligases आएंगे तो इन gaps को वो fill करेंगे just like this. यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे just like here. तो यहाँ पे क्या होगा, या यहाँ बनाएंगे इसका, यहाँ पे बनाएंगे इसका. तो ये क्या होगा, आप यहाँ पे बनाएंगे इसको. दिस इज डबल स्ट्रैंड DNA हियर. तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बन गया हमें. यहाँ पे एंजाइम्स आ गए. फर्स्ट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन प्रोटीन IP, सेकंड इज कॉल्ड एज हेलिकेस HL, थर्ड इज कॉल्ड एज topoisomerase TI, then this another that is called as DNA polymerase यहाँ पे. तो उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम जो आएगा that is called as ligase यहाँ पे. तो ligase क्या करेगा, ये कौन सा काम करेगा यहाँ पे. ये तो एक स्ट्रैंड, पहला वाला स्ट्रैंड है, यहाँ पे लिखो 5' डायरेक्शन, 3' 5' डायरेक्शन. तो या पहला वाला स्ट्रैंड that is continuous, यहाँ पे 3' 5' डायरेक्शन. तो सेकंड जो यहाँ पे बना हुए, दिस इज डिसकंटिन्यूअस. ये गैप्स भी हमने फिल करने हैं जस्ट लाइक दिस. इसको भी हम कंटिन्यूअस बनाना है यहाँ पे, दिस इज 5' 3'. तो इन गैप्स को फिल करने के लिए वो नीड एंजाइम लाइगेस. तो लाइगेस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो इन गैप्स को फिल करेगा. तो ये स्ट्रैंड भी अब कंटिन्यूअस बनेगा. तो उसके साथ यहाँ पे चलता जाएगा और फाइनली इट विल गेट कंप्लीट. तो यहाँ पर जो DNA बनेंगे फाइनली जस्ट लाइक दिस, दिस विल बी one DNA. तो यहाँ दिस one strand, this another strand. So these are hydrogen bonds here. Hydrogen bonds. ये तो एक बन गया एक DNA. Second, this will be one strand. So here this is new strand. So these are hydrogen bonds. So ये एक DNA बन गया, ये दूसरा DNA बन गया. So it will be here exact 2 copy. यहाँ तो क्या बन गया, this will be old strand, this will be new strand. Here this will be old strand, this will be new strand. So 50% conservation is here. So this is called as semi-conservative mode of replication. So by this it gets complete. अब final point यहाँ पे क्या है, फाइनल स्टेप जो यहाँ पे है, यहाँ लिखिए हम फाइनल स्टेप. तो फाइनल स्टेप में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज proofreading. फाइनल स्टेप इज कॉल्ड एज proofreading. सो proofreading, मान लो ये हमारे पास DNA तो बन गए,
डीएनए बन गया, सपोज दीज आर एडेनिन, गानिन, साइटोसिन एंड सिस्टीन, ये तो डीएनए बन गया। मगर कभी कभी क्या होता है, हमने यहाँ पे गानिन लगाना था, इंसर्ट करना था, यहाँ पे मिसमैच हुआ, कभी कभी प्रॉब्लम हो गई, जी के बदले यहाँ पे मान लो टी और ए आ गया, यानी जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जी था नॉर्मल डीएनए, मगर कभी कभी प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड एज मिस पेयरिंग या रॉन्ग पेयरिंग, कैसे रॉन्ग पेयरिंग, दैट इज कॉल्ड एज रॉन्ग पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ बेस पेयर्स। सो यहाँ पे गानिन था, लेकिन मिस्टेक हुई, यहाँ पे थाइमिन आ गया या दूसरा कोई नाइट्रोजन बेस आ गया इन प्लेस ऑफ गानिन, तो दिस कॉल्ड एज रॉन्ग बेस पेयरिंग। तो यही यहाँ प्रूफ रीडिंग होगी, तो यहाँ पे इसको रिमूव करना है, वी हैव टू रिमूव दिस गानिन, दिस थाइमिन। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए, इसको कट करने के लिए we need another enzyme, they are called as nucleases, they are called as nucleases। तो न्यूक्लियस यहाँ पे आएंगे, ये क्या करेंगे, एक तो इसको कट करेंगे और उसके बाद इसको रिमूव करेंगे, यानी जो रॉन्ग बेस पे यहाँ इंसर्ट हो गया, ये न्यूक्लियस उसको यहाँ कट करेंगे नंबर 1, और इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर से प्रोसेस कंटिन्यूस होगी, यहाँ पे दोबारा गानिसिन आएगा, जी आएगा दोबारा, तो सेम जस्ट वो हो गए पॉलीमरेशन, तो दूसरे लाइगेस आ गया, बाकी इसको यहाँ फिट करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग। क्योंकि अगर ये हो गया मिसमैचिंग, सो कभी कभी ये होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, दैट मे बी कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो ये डीएनए अगर बनेगा ड्यू टू मिस्टेक, तो जब ये डॉटर सेल में आएगा, तो फिर दूसरी जनरेशन में ये डीएनए आएगा, तो उसमें देयर विल बी अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ सिंड्रोम्स और अदर सिम्पटम्स विल बी देयर और डिजीज विल बी देयर। सो दिस शुड गेट ओवरकम। सो ओवरकम टेक्स प्लेस बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग। यहाँ पे न्यूक्लियस की जरूरत है, न्यूक्लियस को कट करेंगे, रिमूव करेंगे, और फिर से एक्चुअल जो बेस पेयर है यहाँ पे फिट करेंगे, तो इस डीएनए को फिर से अच्छा करेक्ट बनाएंगे। तो जिसका लेंस प्रूफ रीडिंग। तो लास्ट पॉइंट में यहाँ कहूँगा, इसमें जो यहाँ 2 पॉइंट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज दिस डीएनए रेप्लिकेशन, वन इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो इनमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जब सेल डिवाइड होती है, तो एक माइटोसिस जब होती है, एक सेल को 2 सेल बनते हैं। इसमें अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर 4 है, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, सो देयर द क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट शुड गेट डबल्ड ड्यू टू दिस रेप्लिकेशन। सो जब जो ही डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो गया यहाँ पे, तो साथ ही साथ उसके बाद सेल डिवीजन होना ही चाहिए। अगर मान लो यहाँ सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, so here will be 8 chromosome number, so that is a abnormality, or so that abnormality is called as, that is called as polyploidy, that is called as polyploidy। so ये polyploidy क्या होता है, मैंने कहा there is coordination between DNA replication and सेल डिवीजन। जो ही डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई, तो डीएनए का कंटेंट ये डबल हो गया, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, हाफ तो एक सेल में आएगा, हाफ दूसरे सेल में आएगा, जो क्रोमोसोम्स भी हाफ एक सेल में आएंगे, दूसरे सेल में हाफ आएंगे। अगर मान लो यहाँ रेप्लिकेशन के बाद, डुप्लीकेशन के बाद ये सेल डिवीजन नहीं हो गया, तो इट विल रिजल्ट एज एब्नॉर्मलिटी, दैट इज कॉल्ड एज, so that type of abnormality is called as polyploidy, with chromosome number that will be more and more increased, so this will cause problem, this is called, so that is also called as chromosome, and this is called as chromosome anomaly, that is called as chromosome। क्वेश्चन आ सकता है, मान लो अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद सेल डिवीजन में कोऑर्डिनेशन नहीं, सेल डिवीजन साथ ही नहीं हुआ, तो देयर इज ए प्रॉब्लम। सो सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज, वो यहाँ पे इसको पॉलीप्लॉइडी कहेंगे या क्रोमोसोम एनोमली भी कहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। आई थिंक सफिशिएंट फॉर इट। थैंक यू।